नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। राजधानी दिल्ली में रविवार को बीजेपी और संघ के बीच शीर्ष स्तर पर बड़े नेताओं में मंथन हुआ। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने शिरकत की, तो वहीं आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले और बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। देश में कोरोना महामारी के हालातों के बीच सरकार और पार्टी की छवि को दरअसल इसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उन पर बैठक में चर्चा हुई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी गई। देश भर में ऑक्सीजन की कमी, बेड और दवाओं की किल्लत, वैक्सीनेशन की धीमी गति जैसे कुछ मुद्दों को लेकर बीते दिनों बीजेपी सवालों के घेरे में दिखाई दी। लोगों में सरकार को लेकर गुस्सा है और सिस्टम की कमियों के चलते सरकार की छवि को जो नुकसान हुआ है उसका डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति पर चर्चा हुई। क्योंकि बीजेपी के साथ साथ संघ भी अब इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि देश को झकझोर कर रख देने वाली दूसरी लहर ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों, तैयारियों की खामी को उजागर कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल कि कोरोना को तो संभालना ही है, साथ ही जो छवि को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई करते हुए आगे की राह भी तय करनी है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। संघ और बीजेपी के बीच इस बैठक के बाद, इस मंथन के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन संघ के साथ मंथन, बीजेपी की छवि पर क्यों हुआ चिंतन? जी हां, बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी की छवि को लेकर आखिरकार चिंतन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या कोरोना काल में बिगड़ी सरकार की छवि, क्या सरकार छवि को बचाने में नाकामयाब साबित हुई, या फिर जिस तरह से सिस्टम की खामियां उजागर होती गई, खुद ब खुद छवि को नुकसान पहुंचता गया? एक और अहम सवाल, पंचायत और बंगाल चुनाव से सबक, क्या संघ हुआ अलर्ट? क्या व्यवस्थाओं की कमी से लगा सरकार की छवि को बट्टा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इससे में जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। आरएसएस विचारक अशोक सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अशोक सिन्हा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई संघ और बीजेपी के बीच, जरा सबसे पहले आप ये बताएं कि आखिरकार इस बैठक में हुआ क्या, मेन फोकस क्या रहा था, और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि देश भर में बीजेपी की छवि को जो झटका लगा है, लोगों के बीच जो रोष का माहौल है सिस्टम की कमियों की वजह से, कैसे उसको कंट्रोल में अब किया जाएगा, कैसे उसका भरपाई की जाएगी, बताएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन नहीं, सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है। इसका मुख्य कार्य है कि यह व्यक्ति निर्माण करे, समाज सेवा करे और समाज को संगठित करे, जिससे कि देश पुनः गुलाम न हो पाए। इन उद्देश्यों को लेकर के जब संघ की शुरुआत हुई थी तो इसका सब जो सामाजिक कार्य है, समाज पर जो इसकी पकड़ है और समाज के बीच में जो स्वीकार्यता है, उसको देख करके लगभग कई राजनीतिक दलों ने विचार विमर्श करना शुरू किया था। कांग्रेस ने भी हमारे साथ विचार विमर्श किया था जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने भी 1963 में परेड में बुलाया था। उसी प्रकार से भाजपा में क्योंकि हमारे बहुत से स्वयंसेवक वो मांगते हैं और हम भेजते हैं उन्हें राजनीतिक कार्यों के लिए, तो वो वहां जाकर के उनके रीति नीति के अनुसार, उनके संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। इस संबंध में जब बैठक होती है तो समन्वय बैठक इसको कहते हैं। समन्वय बैठक का मतलब ये कि समाज में क्या चल रहा है, क्या दिशा होनी चाहिए, राष्ट्र का किसमें कल्याण है, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। देश में इस समय चुनाव का माहौल नहीं भी होता तो भी ये बैठक होती और आगे भी होती रहेगी बैठक ये। तो राजनीतिक दृष्टि से अगर आप इस बैठक को देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें संघ नहीं होता, परंतु यह देश की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है कि राष्ट्र में कैसे यह जो संकट आया है महामारी का, इसमें संघ ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, बहुत सहायता की है, बहुत से होम शेल्टर खोले हैं, एकांतवास बनाया है। तो इस दृष्टि से संगठन इसको भी बुलाया गया बैठक में। हमारे भी सरकारवाजी वहां पर पहुंचे इस दृष्टि से कि हम समाज में और क्या योगदान कर सकते हैं, यही बैठक का मुद्दा है। और समाज में कैसे ये इस समय इस संकट से काबू पाया जाए, क्या क्या सहूलियतें समाज और सरकार के सहयोग से बन सकती है, इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई। जी, खेमचंद शर्मा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वो भी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, असल चिंता किस बात की थी जिस वजह से यह हाई लेवल बैठक दिल्ली में बुलाई गई?
समन्वयक बैठक है और ये लगातार होती है, ये रूटीन वर्क है और रूटीन में संघ से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो डिस्कस करता रहता है, उनका सजेशन लेता रहता है, उनका दिशा निर्देश लेता रहता है। तो ये रूटीन मीटिंग है, इसमें कुछ अलग से निकालना, अलग से सोचना, अलग से इंटरप्रेट करना वो सही नहीं होगा। आज संघ के द्वारा लाखों की संख्या में आप देखेंगे भोजन वितरण के प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत जगह उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, बहुत जगह सेवा भारती के भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा कार्य चल रहे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही पूरे देश में लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे आज भी इस समस्या में भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मदद कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कैसे कंबाइन एफर्ट हो सकते हैं, कैसे तेजी से सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो पीड़ित हैं उनको सहायता पहुंचाई जा सकती है, कैसे देश को और अग्रसर किया जा सकता है, कैसे देश विरोधी ताकतें जो लगातार देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा कैसे सिंगापुर का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो केजरीवाल के खिलाफ हो गया, जैसे केजरीवाल ने बोला सिंगापुर का वायरस। लेकिन भारत में भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, भारत में एक्स चीफ मिनिस्टर, भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन आप कह सकते हो, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, वो कहते हैं इंडियन वेरिएंट। और यहाँ पे इस चीज से पता चलता है कि ये लोग किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके से हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इंडियन वेरिएंट, जबकि वो वेरिएंट का नाम है B.1.167, वो एक कोविड का वेरिएंट है और उसको इंडियन वेरिएंट बना के हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। इन सब से पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां लगातार काम कर रही हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत पुनः शक्तिशाली बने, भारत पुनः विश्व में अपनी छाप छोड़े। वो लगातार हमारे देश को डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं, लगातार हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं ताकि पैनिक फैले, पैनिक से लोगों को नुकसान हो और नुकसान में लोग अनाप शनाप काम करें। आपने देखा कैसे पीएम केयर फंड पे अटैक किया गया। यही मैं जानना चाह रही हूँ खेमचंद्र जी की मेन फोकस इस बैठक में किस बात पर रहा, कोरोना के हालातों को लेकर या फिर जिस तरह से आपकी छवि को काफी हद तक नुकसान पहुंचा नजर आया इस दूसरी लहर के दौरान, आगामी चुनावों पर उसका किस हद तक असर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको लेकर? देखिए बैठक में क्या हुआ वो तो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जैसा रूटीन में बैठक होती है, रूटीन में सभी कंप्रीहेंसिव सारे मुद्दों पे बातचीत की जाती है, उसमें डिस्कशन किया जाता है और डिस्कशन के बाद एक रोड मैप तैयार किया जाता है और वैसा ही इस बैठक में भी हुआ होगा। लेकिन वर्तमान में दो चीजें, एक सेवा कार्य चल रहा है जिसमें संघ और भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से लगे हुए हैं, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है, लगातार झूठ बोलने का काम चल रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है, पैनिक का माहौल बनाया जा रहा है। तो ऐसी शक्तियों से भी लड़ना है, ऐसी शक्तियों का जो गंदा या गलत नैरेटिव जो चल रहा है उसको काउंटर करना है, उसको रोकना है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस विषय पे भी चर्चा परिचर्चा हुई होगी, क्योंकि वो ऐसा गंभीर विषय है, उसकी वजह से वो विदेशी मीडिया की मदद लेके टूल किट बना के विदेशी लोगों को साथ में लेके हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि उनकी वजह से लगातार हमारे देश को नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे सरकार ने विषम परिस्थितियों में जबरदस्त तरीके से काम किया। आज की स्थिति में शॉर्ट पीरियड में देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हर जगह जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। आज प्रचुर मात्रा में बेड भी उपलब्ध है। आज माननीय प्राइम मिनिस्टर के आप कह सकते हैं एफर्ट्स की वजह से लास्ट ईयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन एफडीआई है वो देश में आया 81 बिलियन डॉलर के आसपास। तो वैसे ही आप देखेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। 22 करोड़ वाइस जो है 22 करोड़ वाइस जो है कोविड वैक्सीन की वो स्टेट्स को दी गई, फ्री में दी गई स्टेट्स और यूटीज को। 22 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास वेल्स अभी तक वैक्सीनेशन की हो चुकी है, मतलब वैक्सीनेशन करा चुके इतने लोग, या फर्स्ट और सेकंड दोनों डोसेज को मिला के 1 करोड़ से ज्यादा हमारा जो युवा वर्ग है 18 से 44 साल का, उनका भी वैक्सीनेशन हो चुका है। हर लेकिन बावजूद इसके अभी भी वैक्सीन की कमी बनी हुई है, बहुत जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले लटके हुए नजर आ रही है, ये भी आपको पता होगा। अब बात समझिए रोड मैप क्या है। हाँ, आप बात समझिए रोड मैप क्या है। हाँ। और जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज की कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है, कितने परसेंटेज में हुआ, ये परसेंटेज की बात करते हैं जब वैक्सीनेशन की बात आती है डेवलप कंट्री की। लेकिन जब ये परसेंटेज की बात नहीं करते, जब हमारे भारत में सबसे कम मृत्यु दर है, आप देख तो बोलेंगे नहीं यहाँ पे अब आप नंबर लो, लेकिन जब वैक्सीनेशन में ये बोलेंगे कि अब आप परसेंटेज लो, ये दो मुहे लोग हैं। आप देखेंगे भारत ने टाइम पे वैक्सीन रिलीज करी, इससे पहले भी भिन्न भिन्न प्रकार की महामारियां आई, वर्षों लगे मैडम, वर्षों लगे भारत में दवाई आने में। हमारे देश में इस समय महीने भर का भी डिले नहीं था।
चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। खेमचंद जी, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, आपको क्या लग रहा है, कोरोना के इस संकट काल के बीच अचानक से ये हाई लेवल मीटिंग क्यों बुला ली गई? आज गांव-गांव में लोग जो है अपनी जान दे रहे हैं कुव्यवस्था के कारण। सारा देश कहीं न कहीं कोरोना के त्रहिमाम से परेशान है और इन्हें चुनाव की पड़ी है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना अपने आप में बेशर्मी है। ये लोग इस लेवल के बेशर्मी में उतर जाएंगे, ये सोचना मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आरएसएस और इनके पूरे कुनबे जो हैं अपने इमेज बनाने में लगे हुए हैं कि अभी व्यवस्था के समय में इमेज कैसे बने। आप सुनेंगे, आप बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं रुकूंगा। 10 मिनट से आप बोल रहे थे। बोलिए। जहां तक बात है कुप्रबंधन को छुपाने के लिए आप इस तरह की रणनीति में लगे हैं। अरे देश में लोगों की जान जा रही है। देश में चुनी हुई सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूं। विरोधियों पर प्रहार करना या लोगों की जान माल की सुरक्षा करना। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी भी साथ में लोगों के जीवन को खा रही है। उसके लिए कोई ठोस रणनीति बनाना या चुनाव की रणनीति बनाना, कहां चले गए हैं? कितनी बेशर्मी हो गई है। वो क्या वही भाजपा है जिनको लोगों ने अपार समर्थन दिया था? ये बेशर्म जनता पार्टी हो गई है बीजेपी है, अब ये नई बीजेपी है। मैं पुनः पूछना चाहता हूं, ये भाजपा के हमारे समर्थक यहाँ बैठे हैं, आरएसएस के हमारे मित्र भी हैं। ठीक है, आरएसएस को ये कहते हैं, शुरुआत ही झूठ से बोलते हैं कि भाजपा के कोई समर्थन नहीं करती है। पूरा देश जानता है क्या करते हैं। क्या ये प्रश्न पूछेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से? सुन लीजिए अशोक जी, सुन लीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अशोक जी, आऊंगी आपके पास। सर एक करके सर, जो आरोप आप पर लगे हैं उसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी, लेकिन एक बार डॉक्टर अजय जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद। मैं सिर्फ अशोक जी अच्छे व्यक्ति हैं और भाजपा में भी मैं मानता हूं कि देश में जो समर्थक हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस प्रधानमंत्री जी से और इस कुनबे से पूछेंगे कि आज देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वैक्सीनेशन होनी चाहिए या चुनाव की रणनीति होनी चाहिए? क्या लोगों की जान जा रही है और मात्र अप्रैल में 40 लाख वैक्सीनेशन थी और अब 16 लाख पर आ गई है? क्या ये कैसे बढ़ाए? रणनीति कैसे बढ़े? कैसे वैक्सीन ज्यादा आए देश में लोगों को के जान की सुरक्षा हो? अभी भी ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हो रही है और भाजपा शासित राज्यों में आंकड़ों का, मौत के आंकड़ों का को कहीं न कहीं छुपाने का फर्जीगिरी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ताली थाली के साथ साथ जो भी दिया बाती जलाया और अब रुदाली का क्रंदन कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं, इससे कब बाहर आएंगे? देश के लोग प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्नों का जवाब चाहिए इस देश को। ये चुनाव बाद में लड़ लेंगे। चुनाव की रणनीति और इमेज बनाने की रणनीति से ज्यादा जरूरी ये देश के लोगों की जान को बचाने की है। और आज जान बचाने के बदले ये अपना कुव्यवस्था सिर्फ छुपाने की रणनीति में लगे हुए हैं और इसके लिए विरोधियों पर कैसे झूठा प्रचार किया जाए। शिल्पा जी, आपने देखा होगा किस तरह टूल किट्स बनाकर पूरा भाजपा एक्सपोज हो चुकी है और पूरी भाजपा के सरकार जो है उसके पीछे लगी रही है एक व्यक्ति को, के झूठे व्यक्ति को बचाने के लिए। पूरा देश ठीक है डॉक्टर अजय, आपके पास लौटूंगी। सर मेरे पास और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आपके पास भी आऊंगी। कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता है। कपिल जी, आपको क्या लग रहा है, आपके मुताबिक किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश? और ऊपर से संघ और बीजेपी की ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें हिस्सा लिया, जेपी नड्डा इसमें शामिल रहे, देश के गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद रहे, आरएसएस के सर कार्यवाहक इसमें उपस्थित थे। क्या इशारा, क्या संकेत मिलता हुआ? देखिए शिल्पा जी, ये बहुत स्पष्ट है। हाँ। वो ये कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से चला रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को, उससे वो नाखुश है। और इसमें हमें कहने में कोई कोताही नहीं है कि संघ अपने निकम्मे पुत्र को समझाने के लिए ये मीटिंग कर रही है और साथ में ये भी कोशिश कर रही है, क्योंकि है तो उन्हीं का पुत्र, भले वो नालायक हो, उनकी मजबूरी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी ने आईना दिखाया है सरकार। एक बात कहना चाहूंगा कि आरएसएस में चाहे जो भी क्वालिटीज ऐसी हो कि वो हिंदुत्ववाद को लेकर के चल रही हो या अन्य चीजों को लेकर चल रही हो, लेकिन शायद उसी वजह से कि गंगा नदी में, सरयू नदी में
घाघरा नदी में, राप्ती नदी में और आज तो रोहिन नदी में, गोरखपुर के पीपीगंज कस्बे में 3 लाशें, यानी कि हजारों लाशें जिसको कुत्ता नोच के खा रहा है हिंदुओं की लाशों को, तो शायद आरएसएस को नहीं देखा गया होगा, शायद आरएसएस को नहीं देखा गया होगा, क्योंकि मोदी जी ने तो अपनी आत्मा मार दी है, लेकिन आरएसएस में अभी लगता है कुछ जिंदा है। इसी वजह से आज ये हाई लेवल की मीटिंग हुई है और ये आरएसएस की वजह से हो रही है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं तैयार है, आरएसएस के लिए तैयार है, आरएसएस के से मीटिंग के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। देश कैसे चले आरएसएस अगर समझा सकता है और प्रधानमंत्री जी उन्हीं की लैंग्वेज समझ सकते हैं, तो मैं वेलकम करता हूं आरएसएस का। श्रद्धेय अशोक सिन्हा जी बैठे हुए हैं, मैं व्यक्तिगत ढंग से जानता हूं इनको, ये बहुत अच्छे पर्सन हैं और जिस विचारधारा से जुड़े हुए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नहीं शिल्पा जी, आपने खेमका उनको आपने भाजपा प्रवक्ता को काफी समय दिया, मैं एक चीज ये आपको कहना चाहता हूं कि देखिए जिस तरीके से कोरोना के अंदर लापरवाही हुई है, इसको विपक्ष ने नहीं अंकित किया है। विपक्ष ने वो आईना दिखाया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, जो हमारे देश के न्यायालयों ने दिखाया है, अन्य हाई कोर्टों ने दिखाया। अब उनको भी अगर ये कह दें कि वो भी एक किट बना दें, उसका भी सर्वोच्च न्यायालय का, प्रयागराज न्यायालय का, आंध्र क्या बोलते हैं आपका मद्रास हाईकोर्ट का, ठीक है, तो इनको तो इंगित वही कर रहा है। तो अब ये कह दें कि हमारी हाईकोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट विश्व में जो है भारत की ख्याति हर रही है। अरे भारत की ख्याति हर रही है, आप अपने प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को कहिए ना कि वो क्यों ऐसा कृत्य कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, पेंडेमिक एक्ट लागू है और केंद्र सरकार गायब है। आपको मालूम है ना कि जब ये एक्ट लागू होता है, देश में कोई महामारी होती है, तो एक तरीके की विचारधारा होनी चाहिए, एक तरह की कार्यशैली होनी चाहिए। केंद्र सरकार कहां सोच रही है, यही तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई आपको? आप वेरिएंट लेके परेशान हैं कि उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मूव कोविड को जगह मोविड लिख दिया। अरे भैया, इसमें काहे परेशानी? ठीक है कपिश जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। जारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे, दवा दे नहीं पा रहे, वैक्सीन दे नहीं पा रहे और सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर इसका कोई आईना विपक्ष दिखाता है तो आप कह दीजिए भारत को बदनाम करने की साजिश है। ठीक है सर, आपकी बात अच्छी बात नहीं समझ आ गया है। डबल इंजन की सरकार चल रही है भारत, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर। ऐसे में तो सरकार पर सवाल उठेंगे ही और सरकार का जवाब इसके देने भी होंगे। विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। विपिन जी, आपको क्या लग रहा है फिलहाल, आपके हिसाब से, आपके विश्लेषण के हिसाब से ये मीटिंग इस समय में क्या कारण नजर आता है? प्राथमिकता किस बात पर होनी चाहिए थी? जिस तरह से इन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि भाई सर्वदलीय बैठक तो बुलाई नहीं गई, आरएसएस के साथ ये अर्जेंट मीटिंग आखिरकार क्यों? मैं शिल्पा जी सर्वप्रथम आग्रह करूंगा कि बीच में कोई ना बोले, तो चर्चा सार्थक ही रहे। देखिए, सबसे पहले तो आप पिछले साल की अगर बात करें कि हमने तुरंत लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे डब्ल्यूएचओ ने भी तारीफ करी, आईसीएमआर ने भी बोला कि हमने समय रहते जो लॉकडाउन की घोषणा करी, उसका नतीजा यह हुआ कि हम बहुत भारी संख्या में जान मान को जो नुकसान होना था उससे हम बच पाए। मेरे को यह नहीं समझ आ रहा, या लोग देशवासियों को समझ नहीं आ रहा कि इस बार हम कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, जब आपको सरकार, देखिए, बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक शुबा नहीं है कि प्रधानमंत्री को ही घोषणा करनी थी। और यहां पर जब आपके इस कार्यक्रम में चल रहा है कि हम बार बार उसका जिक्र करते हैं, दूसरा कोरोना की लहर, यह लहर नहीं है, सुनामी है। जब हम लोग खुद इस बात को देख रहे हैं, दिल दहलाने वाले दृश्य की नदियों में शव बहाए जा रहे हैं, तो हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे? हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पानी पूरा सर के ऊपर से निकल जाए। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि मिलिट्री लॉकडाउन, अगर आप डॉक्टरों की बात करें तो वो डॉक्टर ये इससे झिझक नहीं रहे थे, बोल रहे थे मिलिट्री लॉकडाउन करने की आवश्यकता है। और वो अलग बात है कि हमें ये संवेदना भी दिखानी है कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनका क्या होगा। प्रवासी मजदूर पिछले साल मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, लंबे सफर पर निकल गए। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। हम लोग पहले ये बोलेंगे, मैं सारे पहलुओं पे जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि सिक्के के सारे पहलू होते हैं यहां पर, कि हम बार बार उसका मजाक उड़ाएं ताली थाली को लेकर। अरे जनाब, ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी, ताली थाली जो बजाई थी वो उन महान योद्धाओं के लिए बजाई थी, उनको हमने सलाम करा था, अपने तरीके से नमन करा था कि जो लोग, अरे देखिए बीच में नहीं बोलिए, आप अपनी बारी बोलिए। मैं कपिल जी 1 मिनट आग्रह करूंगा, बीच नहीं, उपाध्याय जी 1 मिनट, उपाध्याय जी अच्छी बात नहीं होगी। मैं देखिए सबकी बात कर रहा हूं, मैंने केंद्र सरकार की बात करी, शुरुआत वहां से करी। दूसरी बात, वो स्वर्णिम दौर था, मैं हर एक मंच पे बोलता हूं 1998 से लेकर 2013 का, कि वहां पर
जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, हर बात की जिम्मेदारी लेती थी, अगर श्रेय उनको मिलता था तो विफलता के लिए भी बोलती थी। मैं खुद उनका जब इंटरव्यू करने गया, उन्होंने बोला मेरी जिम्मेदारी है। जब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो ऐसे हमारे को नेता की आवश्यकता है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आज अजय जी यहाँ पर बैठे इतने सम्मानित प्रवक्ता, कि ये आम आदमी से क्यों नहीं पूछते? जो मोहल्ला क्लिनिक की बात है वो अपनी जगह, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या कोरोना का उपचार होता है वहां पर? और कितने अस्पताल खोले आम आदमी पार्टी ने? सवाल यहां पर होना चाहिए। हम एक तरफ होके हम सिर्फ जो केंद्र सरकार की खामी है वो निश्चित बात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि आपको संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करनी चाहिए थी। वो समझ आता है बंगाल के चुनाव थे, अब तो बंगाल के चुनाव खत्म हो गए, अब आपको घोषणा करनी चाहिए। जब स्थिति आपको दिख रही है कि पहले के मुकाबले कितनी भयावह स्थिति हो गई है, और जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले साल एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी, उन्होंने बोला था अगर ये संक्रमण, कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी ट्रांसमिशन ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर जाता है तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। और अब आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर गया है। अभी तो आंकड़े भी हमारे पास नहीं आए, और साथ साथ हम ब्लैक फंगस, ये जितने फंगस बोलते हैं, वायरस म्यूटेट कर रहा है, आकार बदल रहा है, और अभी तो ये एक खतरा है जिसको आप नकार नहीं सकते। तीसरा इसका जो लहर, उसको सुनामी समझे, जिसका अंदेशा जताया जा रहा है कि बच्चों पे उसका ज्यादा खतरा होगा। तो ऐसी नौबत जब आन पड़ी है सर पर, देश पे काले बादल मंडरा रहे हैं, हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और 100 बातों की एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, ऐसी आपदा की घड़ी में न्योता देने की या ये खुद की समझ होनी चाहिए कि यहां पर कम से कम एक मंच पर सबको खड़ा होना चाहिए। जब देश में किसी की ये देन नहीं है, यहाँ पर मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा राजनीति में कि किसने किसको बोला टूल किट के बारे में। यहाँ पर ये जो आपदा आई है हमारे सर पे आई है, मिलजुल के ही इसका समाधान निकालना है। यहाँ पर जो जिनकी खामी है वो तो है ही, वो तो निश्चित बात है कि लॉकडाउन में आपने इतनी देरी कर दी, और यहाँ पर लॉकडाउन में देरी के साथ साथ सर वैक्सीनेशन की कमी भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप है। फेडरल स्ट्रक्चर है जिसका हम सम्मान करते हैं, आपने आजादी दे दी कि आप नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू अपने तरीके से लगा लें, लेकिन उससे काम नहीं बनना था। जब आपके डॉक्टर भी आपको सचेत कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन कर दें। पिछले साल तो कम पर इसने कहर ढाया था कोरोना ने, इस बार आपके सामने स्थिति बिल्कुल साफ है तस्वीर, उसके बाद भी हमने विलंब करा। और यहाँ पर विपिन जी इन्हीं गलतियों की वजह से पल्ला कोई भी नहीं झाड़ सकता। कोई बोले देखिए भाजपा रैलियों में लगे हुए थे, अरे उसमें तो टीएमसी भी लगे हुए थे, और दूसरे अगर राजनीतिक सारे दल इक्वली जिम्मेदार बोले तो सवाल लोग उनसे ये पूछेंगे कि आपकी रैलियों में कौन कितने लोग आ रहे थे कि जो आपने बहिष्कार कर दिए या रद्द कर दी रैलियां, तो सवाल बहुत उठेंगे। ऐसे में क्या इन्हीं गलतियों की वजह से जो छवि को नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई करने की कोशिश के साथ ये बैठक हुई? मैं तो ये बोलूंगा संघ ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अलर्ट करने की कोशिश की। दीक्षित जी की कमी महसूस हो रही है कि वो जो चीजों की जिम्मेदारी भी लेती थी, और जो विकास के कार्य है, अगर हम दिल्ली की बात करें खासतौर पे, फटकार तो देखिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, उनकी तो भूमिका सराहनीय रही है, प्रशंसनीय रही है, अपने आप सुओ मोटो कॉग्निसेंस जो ली है कई मामलों में। चलिए ठीक है, लौटूंगी आप सभी के पास। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे कि आखिरकार असल वजह क्या रही, और अब आगे इस बैठक के बाद जो आगे की रणनीति तैयार की गई है, देश को आखिरकार कहां ले जाया जाएगा, कोरोना की स्थिति, कोरोना के हालातों से निपटने को लेकर और क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है, और कहां तक हमारा देश इस समय पहुंच पाया है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, चर्चा हो रही है संघ के साथ बीजेपी का जो मंथन हुआ, बीजेपी की छवि पर जो चिंतन हुआ उसको लेकर। क्या कोरोना काल में सरकार की छवि इस हद तक बिगड़ गई कि मंथन करने की आवश्यकता आन पड़ी? क्योंकि लोगों के बीच भारी गुस्सा इस समय देखने को मिल रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो, बेड्स की अनअवेलेबिलिटी को लेकर हो, या फिर वैक्सीनेशन की धीमी गति को लेकर हो। कहीं ना कहीं लोगों के बीच रोष का माहौल है। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए खेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगी। आप अच्छा जो एक्चुअल रीजन है जरा वो समझाने की कोशिश करें, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यहां पर बहुत सारे आरोप आप लोगों पर लगे हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे कि भाई विपक्ष है, आरोप तो वो लगाएगा ही, लेकिन जो धरातल पर असल तस्वीरें हैं वो तो आप भी जान रहे हैं सर। इसी वजह से क्या ये बैठक हुई? क्योंकि संघ अब आगे अगले साल चुनाव है यूपी का, और उसके बाद फिर 2024 का भी, तो ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई कोरोना के ऐसे हालातों के बावजूद भी। और कोरोना की स्थिति को लेकर तो चर्चा हुई ही होगी, जाहिर सी बात है, इस समय इतना बड़ा संकट काल देश के ऊपर है, लेकिन अंदर खाने जो पक रहा है, जो खिचड़ी बन रही है, उसको लेकर भी तो चर्चा हुई होगी ना, उस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते मैं आपको ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ
कि सेवा सेवा सेवा, यही चीज आज संघ और बीजेपी के दिमाग में है और कोई भी चीज नहीं है। मैक्सिमम चर्चा इसी पे भी होगी। आज दो तरीके के नैरेटिव देश में चल रहे हैं, एक सेवा का नैरेटिव, लाखों की संख्या में सेवा कार्य चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर जगह चलाए जा रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आयाम है जिसमें भोजन वितरण भी है, दवाइयों का वितरण भी है, आइसोलेशन सेंटर का भी काम है और उसमें ऑक्सीजन देने का भी काम है, उसमें काउंसलिंग देने का भी काम है। ऑनलाइन जो डॉक्टर्स हैं वो काउंसलिंग दे रहे हैं, वो मदद भी दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं और हर तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को भी सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है जिनके कमाऊ पूछ चले गए हैं या जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, सिर्फ बच्चे बचे हुए हैं, उनको खाना पीना जिस तरीके की मदद ऐसे परिवारों को चाहिए वो देने की कोशिश की जा रही है। ये संघ और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है और वही हम लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ और देश को बदनाम करने की साजिश, शर्म ऐसे लोगों को आनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एक प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म उस व्यक्ति को आनी चाहिए जो इंडियन वेरिएंट कहता है। आपने सिंगापुर को देखा, पूरा सिंगापुर एक हो गया गलत सुना आपने, लोग मोदी म्यूटेंट कह रहे हैं हम लोग। इंडियन वेरिएंट बोलते हैं और इनको अरे लोग मोदी म्यूटेंट आम जनता कह रही है, इंडियन नहीं कह रही है, मोदी म्यूटेंट कह रही है। शर्म नहीं आती कि क्यों कह रही है उसका आंसर मैं दूंगा। रेमडेसिविर आपको वहाँ पे नाले में मिलती है, वहाँ की जो नहर है उसमें मिलती है। रेमडेसिविर जो जीवन रक्षक दवाई है वो मरीजों को मिलने की बजाय वो नहरों में पाई जाती है। वैसे ही वेंटिलेटर उनको खोला तक नहीं जाता, उनको उपयोग नहीं किया जाता। वेंटिलेटर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनसे संपर्क तक नहीं किया जाता, उल्टा सीधा उनका उपयोग करके या तो खराब कर दिया जाता है या उनकी सील तक नहीं खोली जाती। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। राजस्थान में करोड़ों की दवाइयां चोरी हो जाती है, ऐसी सरकारों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर खेमचंद जी, विपक्ष की तरफ से ये भी तो सवाल उठा है ना कि आप लोग आरएसएस के साथ तो बैठक कर रहे हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बारे में आप लोगों को याद नहीं आती, उसकी आप लोगों को जरूरत महसूस नहीं होती। आपने अच्छा सवाल पूछा है। आप आदरणीय राहुल गांधी जी या सोनिया जी किसी के भी प्रेस नोट में आपने ये डिमांड देखी कि हम सर्वदलीय बैठक करना चाहते हैं? और दूसरा, सरकार की डेली एज अ टीम इंडिया, टीम इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं और जहां पे यूटी है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है या एलजी है वो बैठते हैं। टीम इंडिया लगातार बैठ रही है और टीम इंडिया में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। अगर ये कहें कि पंजाब के सीएम नहीं बैठ रहे, अगर ये कहें राजस्थान के सीएम नहीं बैठ रहे, अगर ये कहें छत्तीसगढ़ के सीएम नहीं बैठ रहे, तो बताएं क्या उनसे बात नहीं हो रही, क्या उनको सुना नहीं जा रहा है, क्या उनको दवाई नहीं दी जा रही? सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र और राजस्थान में हुआ है। कैसे हो गया? आपने तो एक भी डोज खरीदी नहीं, सारी की सारी दवाइयां। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अजय, आपका क्विक रिएक्शन, उसके बाद कपिल श्रीवास्तव। जल्दी से सर। ठीक है शर्मा जी, सुनिए। विपिन जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी से हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम निरंतर प्रश्न कर रहे हैं। अरे भाई चुप रहिएगा तब तो खेमचंद जी। ठीक है, सुनिए सर। विपिन जी ने कहा आम आदमी पार्टी से हम लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं, निरंतर दिल्ली में प्रश्न कर रहे हैं और हमारे सारे नेता कार्यकर्ता इस बात को लेकर कर रहे हैं कि ये किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग कैसे कुप्रबंधन में लगे हुए हैं, सिर्फ प्रचार में पैसा खर्च कर रहे हैं, लगातार हो रहा है। जहां तक बात अभी हमारे साथी ने कही है, खेमचंद जी ने, कि भाई इसको क्यों लोग जो है आम जनता कह रही है, भैया हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा सपा बसपा नहीं कह रही है। आम जनता को पता है कि किस तरह मोदी जी को लगातार आगाह किया गया, भारत सरकार को आगाह किया, देश के वैज्ञानिकों ने, संसदीय समिति ने, कि ध्यान रखिए अगला सुनामी आने वाला है। नहीं, पीठ थपथपाने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि अब तो कोरोना से हम जंग जीत गए। ये तो पूरा देश जानता है, तो जनता मूर्ख नहीं है ना। चुनाव प्रचार में किस तरह आपका आपदा मंत्री जो अब लापता है, लापता मंत्री के नाम से मैं कहूंगा वो। लेकिन डॉक्टर जय, आप मुझे ये बताया, आपने अभी जिस तरह से मोदी म्यूटेंट की बात कही थी, क्या नाम लेने की आवश्यकता है सर? साइंटिफिक नाम से क्या नहीं बुलाया जा सकता है वायरस को? डॉक्टर जय सवाल सुनिए। डॉक्टर जय, बार बार स्वास्थ्य संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई किसी का नाम इससे अटैच मत कीजिए। डॉक्टर जय, बार स्वास्थ्य संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इस वायरस के म्यूटेंट के साथ किसी का नाम अटैच मत कीजिए, ना सिंगापुर, ना मोदी, ना इंडियन। आप क्या इसे साइंटिफिक नाम से नहीं बुला सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं। लेकिन देश की जनता को जब आपको आगाह किया जा रहा है, फिर भी दूसरा लहर आया और सबने आगाह किया, कोर्ट ने आगाह किया।
जहां तक बात अभी एक प्रश्न और किया सर्वदलीय बैठक का, अरे भाई इतना झूठ तो मत बोलिए चैनल पर। मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी निरंतर झूठ बोलते हैं, आप लोगों को भी क्या यही आदत हो गई? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सर्वदलीय बैठक के लिए 3 बार लेटर लिखा गया है, उठाकर देखिए 30 तारीख का लेटर, अप्रैल का, फिर 3 तारीख का, फिर अभी रिसेंटली सारे पार्टियों ने दिया है। कभी प्रधानमंत्री जी कोई बात नहीं आती, और मुख्यमंत्री एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति होता है, राजनीतिक पार्टी एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव होती है। ये दोनों में अंतर सीखिए, इतना दिमाग को बंद मत कीजिए, दिमाग को बंद नहीं करना। कपिल श्रीवास्तव आपका रिएक्शन, और अभी भी आज जवाब देना चाह रहे थे सर कपिल श्रीवास्तव। से लड़ाई लड़नी है, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी अरे शर्म आप कीजिए ना, बेशर्मी का। सर भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, खेमचंद शर्मा जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर प्लीज ऑपरेशन कराइए, एक तरीके करके बोलिए और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। कपिल श्रीवास्तव आपका रिएक्शन जल्दी से। पूरी सरकार झूठ का कीट बना के घूमती है, और आप भी यहाँ झूठ बोलिएगा, दूसरे को कहिएगा जैसा होता है जय भाई। ठीक है, सुनिए सर, दूसरों को भी मौका देते हैं सर। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। कपिल श्रीवास्तव क्योंकि आप अभी भी बेशर्मी है कि राजनीति में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में इमेज कैसे आपका बनेगा? अरे पूरा देश देख रहा है। खेमचंद जी सबके बारे में बोलते रहते हैं। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो सरकार जिस तरीके से तानाशाह पूर्वक चल रही है, उनके प्रवक्ता भी टीवी चैनलों पे उसी तानाशाही पूर्वक, अरे श्रद्धेय अशोक सिन्हा जी बैठे हैं, आरएसएस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो तो कभी कुछ बोल नहीं रहे, वो सुन रहे हैं सबकी। लेकिन हमारे खेमचंद जी इतना ज्यादा बोल रहे हैं, वो सोचते हैं कि सारी चीजें ढक लेंगे। 2-3 हजार जो लाशें बह रही हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, चील नोच रहे हैं, उनको ढक देंगे। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, आप समाजवादी पार्टी से आते हो, अखिलेश जी उस समय सीएम थे, और उस समय में भी वहाँ पे खेमचंद जी ऐसे चर्चा नहीं हो सकेगी सर। जब आपको समय दिया गया था आपने अपनी बात कही थी सर। अब अगर दूसरे पैनलिस्ट का समय है, प्लीज सर, प्लीज ट्राई टू लिसन सर। कपिल जी जल्दी से समाप्त कीजिए। कह रहा हूँ कि देखिए खेमचंद शर्मा जी को पता नहीं कैसे हम जल्दी से जवाब दे दें। ये तो सर सुन रहे हैं, सर सुन रहे हैं, खेमचंद शर्मा जी सुन रहे हैं आपको, सर जल्दी बोलिए। ठीक है, जब ओपन लेटर विपक्ष ने लिख करके, ओपन लेटर लिख करके सोनिया गांधी जी के मार्फत हम सारे लोगों की रजामंदी से उन्होंने लेटर लिखा था, और उस पर प्रधानमंत्री जी ने या सरकार के किसी भी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया कि सर्वदलीय बैठक कब होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुजली क्यों है तुम्हारी, ये तो समझ में नहीं आता है भैया। अच्छा तुम ही बोलो ना, आप एक काम करो, जनतंत्र को बुक कर लो, अकेले बोलो, आप अकेले बोल लो, आप अकेले बोल लो। आपकी तो बारी आएगी नहीं, और बारी आएगी तो मैं बोलने। खेमचंद जी बार-बार मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, आपको अगर किसी फैक्ट पर कोई भी आपत्ति है, जब मैं आपके पास आऊं, जब आपका समय हो, आप उस समय दर्ज करवा सकते हैं अपनी आपत्ति को सर। लेकिन ऐसे ना आपकी बात समझ में आएगी ना कपिल श्रीवास्तव की बात समझ में आएगी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। हमारे साथ अशोक सिन्हा भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, विपक्ष ने कहा है कि भाई आरएसएस तो सरकार को चलाती है, लेकिन इस समय मामला गड़बड़ हो चुका है, जबरदस्त नुकसान इस समय पार्टी की छवि को हुआ है, इस वजह से आरएसएस को सामने आना पड़ा मामले को संभालने के लिए। क्या कहेंगे सर अशोक सिन्हा जी? कि इस समय जो देश पर संकट आया हुआ है, उस संकट का संवेद सभी लोगों को मिलकर के सामना करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे सरकारवा जी ने पहले भी आगाह किया था, अभी कुछ दिनों पहले, 20-25 दिनों पहले, कि देश में जो संकट आया हुआ है, इसमें कुछ लोग इस संकट का लाभ अपनी राजनीति के लिए उठा सकते हैं। देशद्रोही शक्तियां इसमें कुटिल चालें चल सकती हैं। ये देश की जनता को इनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये 2 बातें, यानी दोहरी चुनौती है। संघ को किसी बैठक में इसलिए बुलाया जाता है कि संघ समाज के साथ जुड़ा हुआ है, और जब समाज के साथ जुड़ा हुआ है तो समाज की धड़कन, समाज की परेशानी, समाज की एकजुटता, समाज का लगना, समाज की जो बीमारी है, वो सब उसको पता रहता है, वो सामने रखता है। तो निश्चित रूप से बैठक में क्या हुआ ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कोई भाजपा का प्रवक्ता उसको स्पष्ट रूप से न बताए। परंतु मेरा ये मानना है कि संघ के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, देश को एक भी रखना है, देश के सामने आए हुए इस महामारी के संकट को सबको साथ लेकर के
किस प्रकार से इसका सामना किया जाए उसको भी देखना है। और जो षड्यंत्र चल रहे हैं देश में, विभिन्न प्रकार के, इतना बड़ा बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि रेत में दबे हुए लाशों को निकाल करके बहा दिया जा रहा है गंगा जी में, और उसके फोटो खींच करके विदेशी पत्रिकाओं को भेजे जा रहे हैं, विदेशी मीडिया को भेजा जा रहा है। सर, कौन कर रहा है ये षड्यंत्र आपके मुताबिक? यह समाज सब देख रहा है, समझ रहा है, सामने बहुत सी चीजें आई हैं, और हम इस समय कोई समाज जिससे विखंडित हो कोई बात नहीं करना चाहते। समाज में सबको जुट करके एक साथ लगना है और इस आफत पर अशोक जी, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि समाज को तोड़ने के लिए इस तरह की साजिश कौन कर रहा है आपके मुताबिक? यह तो समाज के सामने, आपके सामने, मीडिया के सामने भी है। मीडिया भी उसको उद्घाटित करती रहती है, मीडिया भी दिखाती रहती है किस प्रकार से लोग अपने अपने हित में लगे हुए हैं, किस प्रकार से दवाएं महंगी बेची जा रही हैं, किस प्रकार से गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जब अस्पतालों का निरीक्षण किया तो 200 सीटें उसको जबरदस्ती ऑक्युपाई की गई थी अपने लोगों को लिटाने के लिए। तो इस प्रकार के षड्यंत्र तो चलेंगे, राजनीति तो होगी, परंतु समाज से आग्रह यह है कि वह जागरूक बना रहे, वह कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करे, और इस आई हुई आपदा से सबको समन्वित मिल करके ही निपटना होगा। राजनीति करने से कोई लाभ नहीं होगा, षड्यंत्र रचने से कोई लाभ नहीं होगा। ब्लैक मार्केटियर्स जो लगे हुए हैं उनको, उन भाइयों से भी अनुरोध है कि आप देश को देखो, अब अवैध कमाई का पैसा किसी को फला नहीं है। तो इस प्रकार से जो संकट है उसका मिलजुल करके समाज में सामना करना चाहिए। देश एक रहेगा तो जो है बाहरी आक्रमण हो चाहे आंतरिक विप्लव हो, हम उसका सामना कर सकेंगे। परंतु यदि विखंडित रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है, हम राजनीतिक चाले चलेंगे तो निश्चित रूप से देश हार जाएगा, देश हार जाएगा, देश को नुकसान पहुंचेगा। विपिन शर्मा, कहते तो ये हर कोई है कि भाई हमें आपसे सामंजस्य दिखाना होगा, आपसे सहयोग दिखाना होगा, लेकिन दिखाता कोई नहीं है। जब समय आता है तो आरोप प्रत्यारोप के खेल में उलझ जाते हैं। देखिए, स्वाभाविक है वो तो। आप अगर हिंदुस्तान की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर कोई भी उससे अछूता नहीं है, और यहाँ पर एक अच्छी नज़ीर पेश करने की आवश्यकता थी। जब आपको पता है कि यहाँ पर क्या स्थिति क्या आन पड़ी है, और पहले के मुकाबले आप उसको हम बोले दूसरी कोरोना की लहर है तो सरासर गलत होगा। ये तो सुनामी है। हम लोग खुद बोल रहे हैं, वहां पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि नदियों में देखे शव बहाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छवि हिंदुस्तान की धूमिल हो रही है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि आज आपके कार्यक्रम का जो ये मुख्य मुद्दा जो है संघ की, और जो अब भाजपा के आला कमान के जो वरिष्ठ नेता पहुंचे वहां पर, मैं उस पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, हम लोग तो सिर्फ अटकलें, हम लोग तो वहां थे नहीं, तो वो गलत हो जाएगा बोलना, लेकिन अटकलें बाहर बैठ के तो यही बोल सकते हैं कि आप एक, जैसे आपके इस कार्यक्रम में चल रहा है कि छवि सुधारने की बात थी, या उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर था, या तीसरी बात ये हो सकती है कि जो कोरोना को लेकर स्थिति संभालनी चाहिए थी जिस तरीके से, तो वहां पर उसकी बात है। क्योंकि ये भी आप इस बात को देखिए, अब मैं तार जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये भी एक बात है कि नाराजगी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर खूनी जो बवाल देखने को मिला बंगाल में, जिसने रक्त चरित्र की राजनीति, और यहाँ पर वो भी एक कितना बड़ा ज्वलन मुद्दा था, जो जिन लोगों ने जाने, जिनके परिजनों ने अपनी जानें गंवाई, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन पे क्या बीत रही होगी। वो भरपाई कभी नहीं हो सकती। बहरहाल, यहाँ पर किसी को हक नहीं मिलता, देखिए, बनता कि आप अपने देश की छवि को बाहर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे धूमिल करें। मैं एक बात, अभी जो आरएसएस के विचारक जो अभी बात कर रहे थे सिन्हा साहब, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि यहाँ पर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किस तरह से वो बातें करते हैं। मैं उन चैनल्स के या उन अखबारों के विदेशी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन दिल दुखता है। ये देश हमारा है, हम लोग सब देशभक्त भी हैं, देश प्रेमी भी है। यहाँ पर ये बोलना कि आप बेवजह राष्ट्रवाद बन रहे हैं, अरे ये तो सबका एक सबसे पहला राजधर्म तो ये है कि हम लोग, मैंने अब अजय जी किसी की तरफ नहीं बात करी, मैं एक अब जनरल बात कर रहा हूं। आप पहले मेरी बात पूरे विचार जाने दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस समय जो सरकार की गलती है, अगर केंद्र सरकार, क्योंकि सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि आपने दोनों चीजें, पहले आप संपूर्ण लॉकडाउन करते हैं, उसके साथ साथ जो अंग्रेजी में बोलते हैं रैंप अप दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं और उसको आप वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। लेकिन उसका भी मैं दूसरा पहलू बोलना चाहूंगा। देखिए, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, और आधा गिलास अगर खाली है तो आधा भरा भी है। वो भी हमने तस्वीर देखनी है कि अगर आप अमेरिका के साथ इसका मुकाबला करें, रशिया से करें, कि जब पहले 16 करोड़, अब तो 19 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंच गया वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, तो यहां पर पहले उतनी तो हमने, उनकी आबादी है अमेरिका की 32 करोड़, 16 करोड़ रशिया रूस की है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि विरासत में हम लोगों को क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला इतने सालों से। सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, हमारे महान देश को,
और $1 $1 हुआ करता था आजादी के समय। आज क्या हालत हुई है? तो ये भी देखिए एनपीएस की एक हिस्ट्री है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो विरासत में मिली है। देखिए बात चलेगी तो बड़ी दूर तक चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि अभी कम से कम सरकार को यह दायित्व सरकार का बनता है, प्रधानमंत्री मोदी का बनता है। लोग आज उनसे ये पूछ रहे हैं कि पिछले कोरोना काल में पिछले साल दिल दुखता है, मैंने भी अपने परिजनों को खोया है, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सभी का हाल है आज। पिछले वर्ष बार वो आते थे इसी वजह से आके अपने विचार साझा करते थे, विपिन शर्मा क्या इसी वजह से होती थी। आज प्रधानमंत्री कहाँ है? ठीक है, हाथ जोड़ के मैं इसीलिए आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि विपिन शर्मा क्या इसी वजह से जो सीधे सीधे हमले इस समय मोदी पर हुए, पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे घेरा गया, कि इसी बात की वजह से संचिंतित हो गया। बात चल रही है जो अपना कहर ढा सकती है बच्चों पर, तो ऐसी हम कोई अननेसेसरी पैनिक नहीं करते। हम लोग तो बल्कि पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। हम खुद लोगों को बोलते हैं सचेत रहिए, पैनिक अननेसेसरी मत करिए, लेकिन साथ साथ क्योंकि ये दूसरी कोरोना की सुनामी हम लोगों को इतनी बड़ी मार देके गई है, अभी अगर हम सावधान नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है सर। डॉक्टर अजय, विरासत में क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला था, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, जो बात विपिन शर्मा ने कही है, क्या जवाब है सर आपका? 84,300 स्वास्थ्य केंद्र 7 सालों में बना था और 7 सालों में मात्र 3,000 बना है। आज के डेट में 1,87,300 कुछ स्वास्थ्य केंद्र हैं। 7 सालों का और 70 साल 60 सालों का यदि रेशियो लीजिएगा तो प्रतिरोध जो 7 स्वास्थ्य केंद्र हम बनाते थे, इन्होंने 1.5 स्वास्थ्य केंद्र बनाया है। ये इस 7 साल का एजेंडा है, और जाकर देख लें, ये सारे अंधे यदि कोई हो तो बात अलग है, नहीं तो सारे रिकॉर्ड में है ये। और यदि गलत होगा तो मैं यहीं पे आपसे बोलता हूं कि डिबेट नहीं करूंगा आगे। जहां तक बात है, अभी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। क्यों नहीं प्रश्न पूछा जाना चाहिए? देश के जो जनता ने आपको अपार समर्थन दिया था, क्या अपनी जान गंवाने के लिए? आपकी लापरवाहियों के कारण, आपकी अहंकार के कारण, आपकी चुनावी सत्ता लिप्सा के कारण, या आप रो लिए तो सब खत्म हो गया? क्यों नहीं प्रश्न करना चाहिए? 3 लाख लोगों की जो जान गई है आज, क्या उनके परिजन आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे? और ये प्रश्न पूछना देश के विरुद्ध है? कभी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सभी देशभक्त हैं, चाहे वो अशोक सिन्हा जी हो, चाहे इस पैनल में बैठे हुए सभी लोग हैं, लेकिन देश की जनता के लिए ही आपको सरकार चलाने का ड्यूटी दिया है। और यदि आप सरकार नहीं चला सकते, अपने अहम के लिए सिर्फ सरकार चलाते हैं, तो ये दुखद है इस देश के लिए। ठीक है, विपिन शर्मा, ये महामारी का वक्त है और अभी भी आप चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, इससे बड़ा शर्म क्या होगा? लेकिन इस बात को तो नकारा जा रहा है, वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई हमने चुनाव को लेकर जिक्र नहीं किया, हमने तो कोरोना की स्थिति को लेकर जिक्र किया था। हम तो सारी जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आगे आ रहे? जैसे किसानों के साथ आंदोलन में हुआ है, वहां पर बोलते थे कि मन की बात तो कर लेते हैं, तो वहां किसानों की मन की बात के लिए आगे क्यों नहीं आए? यहाँ पर सरकार को सवाल, जनता को सवाल पूछने चाहिए, वो कोई मना नहीं कर रहा। मैंने बात करी कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे जब हम लोग ये बात बोले इंडियन वायरस की, वहां पर हम लोग बात करते हैं कि ये वुहान शहर से निकला था, एक एक करके सर, चीनियों को घेरना चाहिए, भी नहीं आया। वहां पर हम लोग बोलते हैं एक एक करके हमारे को तवज्जो, समय की पुकार है। पहले सुन लीजिए अजय जी, 1 मिनट, देश में इसी के लिए चुनाव हो ये जनतंत्र है। शर्मा जी आ रही हूँ, जल्दी से। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी की बात करते हैं, तवज्जो देनी चाहिए आपको। रैंप अप अपना टीकाकरण अभियान बिल्कुल सही करना चाहिए, और बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किल्लत हो रही है इस समय, जिस चीज की कमी है, आपस में सामंजस्य बिठा के, ताकि उसका जो अभाव है उसको दूर करें। साथ साथ हम लोगों को, अगर हम ये बात करते हैं कि हम देखिए इंडियन वायरस, कुछ लोग, मैं आपकी बात या किसी निजी तौर पे नहीं बोल रहा, जो कुछ लोग बोलते हैं, आप हम लोग तो जो बैठे हैं वो सारे समझते हैं कि क्या असलियत है, लेकिन तब मजबूरन हमें बोलना पड़ता है कि चीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके सेंट्रलाइज्ड लॉकडाउन पहले नहीं किया गया, इसके बाद वैक्सीनेशन सिस्टम को नहीं संभाला गया, इस वजह से आप लोगों के ऊपर उंगलियां उठ रही है, और इसी वजह से आप लोगों की छवि को नुकसान भी पहुंचा है, जिसको अब सुधारने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरकार ये नौबत ही क्यों आन पड़ी सर? आप लोगों को पहले से अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? तो फिर क्या जवाब देंगे हम देश की जनता को? हो चुका है 2 करोड़ के आसपास अभी भी वैक्सीनेशन की डोसेज स्टेट के पास हैं। 50 लाख के आसपास जो मेरी जानकारी है वो अभी 50 लाख के आसपास जो मेरी जानकारी है वो अभी ट्रांजिशन में वो उनको मिलने वाली हैं।
जो नंबर आप देखोगे सबसे ज्यादा विश्व में तेजी से है। अब आप देखोगे कि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, उसका एक रोड मैप है। ये कह रहे थे कि 4 साल में लगेगा, 10 साल में लगेगा, 15 साल में लगेगा। अरे भैया, हमारी सरकार ने रोड मैप दे दिया है। अगस्त से दिसंबर के बीच में 216 करोड़ डोसेज तैयार हो जाएंगी, वो पूरे देश के लिए प्रचुर होंगी। आज 3 दवाई हमारे देश में है, 2 स्वदेशी, 1 रशियन वाली, और उसका काम डेली हर दिन। सर, तब भी देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है और बार बार केंद्र सरकार से केजरीवाल को मांग करनी पड़ रही है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर भी डिमांड सामने आ रही है। यानी कि कोरोना वैक्सीन को तो लेकर आप चीजें संभाल नहीं पाए और अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर भी जहां 1 लाख मांगे गए थे, मात्र 2000 का अप्रूवल मिला है। इस पर क्या कहेंगे सर? आप सुनिए केजरीवाल जी का वीडियो। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले क्या कह रहा था कि हमें आप परमिशन दे दीजिए, आप 45 साल वाला क्राइटेरिया हटा दीजिए, दिल्ली के पास कैपेसिटी है, दिल्ली वैक्सीन खरीद सकती है, दिल्ली सरकार सभी को वैक्सीन लगा सकती है। क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्यों वो एक्वायर नहीं कर पा रहे? अब क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं कि भाई कंपनी ने मना कर दिया है क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधे उनसे टाइप किया है और कंपनी अब सिर्फ केंद्र सरकार को दे सकती है। इसलिए वो केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप कंपनीज लेकर हमें दे दीजिए, हम इंतजार में बैठे हुए हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, बस अब इंतजार है वैक्सीन का। क्योंकि केंद्र सरकार को पता है, देश में फाइजर ने इवन ऑस्ट्रेलिया को ये बोला है कि हम आपको, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ये बोला है कि हम आपको 2022 से पहले वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। जुलाई तक फर्दर 20 करोड़ के आसपास और वैक्सीन हमें मिलने वाली है और ईयर एंड तक 216 करोड़ वैक्सीन मिलने वाली है, प्रचुर मात्रा में वैक्सीन होंगे। खेमचंद जी, एक करके सर जल्दी से विपिन शर्मा, आपका फाइनल कमेंट। समय पर समय की कमी है, जल्दी से। आप लोग, आपकी सरकार कब सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और कब ये साझा करेगी कि रणनीति रोड मैप क्या है कि अगर तीसरी सुनामी आती है तो उससे आप क्या करेंगे, कैसे निपटेंगे? ठीक है खेमचंद जी, सर सुनिए, आप बस इतना बता दीजिए। विपक्षियों का एक ही सवाल है कि सर्वदलीय बैठक आप कब बुलाएंगे? आप बार बार कहते तो है कि सुझाव दीजिए, स्वागत है सुझाव का, लेकिन सर्वदलीय बैठक आप नहीं बुलाते हैं। आरएसएस के साथ मीटिंग कर लेते हैं लेकिन सर्वदलीय बैठक के लिए आपके पास समय नहीं है। इस सवाल का जवाब है सर खेमचंद जी? यही प्रजातंत्र है इनका। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका फाइनल कमेंट जल्दी सर। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रजातंत्र है ना, देखिए ना प्रजातंत्र का क्या माहौल उड़ाया है इन्होंने। हो रही है, मोदी जी लगातार सीएम से बात कर रहे हैं, मोदी जी लगातार जो टीम इंडिया उसके साथ बैठ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो सिर्फ मीडिया में जाना चाहते हैं, ओपन लेटर लिखते हैं पीएम को। चलिए ठीक है, उनका काम है राजनीति। कपिल श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट। आपका फाइनल कमेंट सर। जिसकी मनसा ही नहीं है उससे कैसे बात होगी? अच्छा ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दे दीजिए सर। सर फाइनल कमेंट मुझे लेना है सर, अगर आप ही बोलते रहेंगे तो बाकियों को मौका कब मिलेगा? कपिल श्रीवास्तव। और संघ जो है इनकी गलतियों को ढकने की कोशिश कर रही है और इनको सबक भी सिखा रही है। ठीक है, अशोक सिन्हा जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं चाहे जितना धनी व्यक्ति हूँ, चाहे जितने नौकर चाकर हो, 50 आदमी घर पे आ जाए, रात में भोजन कराना हो तो हम करा तो देंगे, मगर जो अफरा तफरी मचेगी उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देश सही दिशा में जा रहा है, नेतृत्व सही हाथों में है, थकने की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की धड़कन बता रहा हूँ कि समाज में जो चिंतन है वह यह है कि कोई दूसरा संभाल नहीं सकता था इस आपत्ति को, मगर इस आपत्ति को जो कमियां हैं उसको राई का पहाड़ न बनाया जाए, सब लोग मिल करके उसमें सहयोग करें। बैठक बुलाई जा रही है, अरे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, सीएम तक की बैठक वर्चुअल की जा रही है, व्यवस्था में सब लगे हुए हैं, आप लोग भी लगिए और सब मिल करके इस संकट का सामना कीजिए। मिलकर संकट का सामना करना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस समय मेरे पास बस इतना ही था। तो कुल मिलाकर बहुत सारे चैलेंजेस अभी हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं, उनका सामना कर लिया है, उनसे पार पा लिया है, लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां और मोबाइल खड़ी हुई है और अब हमें उनसे भी निपटना होगा और इसके लिए
सिर्फ एक चीज की दरकार है और वो है आपसी सामंजस्य की। ऐसे में देखना होगा दूसरी लहर इस समय जो चल रही है, आखिरकार अब नहीं तो फिर कब। राजनीतिक दलों की तरफ से कहा तो जाता है, बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं कि हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ इस जंग को लड़ना होगा, लेकिन ऐसा धरातल पर होता हुआ नजर आता नहीं है। ऐसे में कब खत्म होगा ये ब्लेम गेम, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।